शुरुआत करते हैं आज की न्यूज़पेपर की। हम पहली न्यूज़ देखने वाले हैं पीआईबी से। पीआईबी की जो पहली न्यूज़ आई है वो वाटर स्पोर्ट्स सेंटर के उद्घाटन से संबंधित है। इस सेंटर का उद्घाटन अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा हिमाचल प्रदेश में किया गया है। हिमाचल प्रदेश में भी पार्टिकुलर यदि हम बात करें तो बिलासपुर में ये सेंटर बनाया गया है। ये अपनी तरह का ये पहला वाटर स्पोर्ट्स सेंटर साई और एनटीपीसी की एक संयुक्त पहल है। इसमें दो लोग मिलकर के काम कर रहे हैं, साई और एनटीपीसी। ठीक है, दोनों ने मिलकर के इसमें काम किया है। क्या क्या इसके काम रहेंगे, थोड़ा सा इसको हम डिटेल में डाल देते हैं। गोविंद सागर के बाद अब बिलासपुर जिला का कोलबांध जलाशय, पार्टिकुलरली कि हम एक डैम की बात कर रहे हैं, कोलबांध डैम। ठीक है, ये न्यूज़ में रहा है। वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ की यहाँ पर चहल पहल रहने वाली है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने रविवार को कोलबांध पर साई साई किसको बोलते हैं, स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को, और एनटीपीसी वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन किया था। इस सेंटर में 40 खिलाड़ियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। उनके रहने के लिए गवर्नमेंट हॉस्टल बना रही है ताकि वो यहीं पर रहेंगे और बढ़िया से ट्रेनिंग प्राप्त कर पाएंगे। तो मंत्री ने नेशनल गेम्स में गोल्ड मेडल विनर हिमाचल की वुमेन कबड्डी टीम को भी इन्होंने सम्मानित किया था। इससे पहले उन्होंने गत शनिवार शाम बिलासपुर में 9.9 करोड़ की लागत से निर्मित सिंथेटिक ट्रैक का भी उद्घाटन किया था। कोल बांध पर यदि वाटर स्पोर्ट सेंटर बन जाता है तो इससे पर्यटन क्षेत्र में भी काफ़ी संभावनाएं पैदा हो जाएंगी। साथ ही स्थानीय युवाओं को रोजगार भी मिलने वाला है। वो दिन दूर नहीं जब इस वाटर स्पोर्ट्स सेंटर से राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी निकलने वाले हैं। मतलब कि केंद्र सरकार खेलो इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत 1000 खेलो इंडिया केंद्रों का निर्माण कर रही है। इनमें से 590 सेंटर को अनुमति मिल गई है। अगले साल 15 अगस्त तक सभी 1000 सेंटरों का काम पूरा हो जाएगा और खिलाड़ियों को ये समर्पित हो जाएंगे। इस सेंटर का उद्घाटन करते हुए इनके द्वारा क्या क्या बातें कही गई हैं उसको आप यहाँ पर सुन सकते हैं। एनटीपीसी और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया गोल्ड एंड बिलासपुर में अपना वाटर स्पोर्ट्स सेंटर की शुरुआत की है, जिसकी मैं शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे बहुत सारे वाटर स्पोर्ट्स के जो एथलीट्स हैं, कैकिंग, स्विमिंग, ये सब सीखने के लिए यहाँ पर आएंगे भी। अच्छे कोचेस का यहाँ पर आयोजन किया गया है और रोइंग तक का भी, कैकिंग, स्विमिंग और रोइंग तीनों ही यहाँ पर सीखेंगे भी, ट्रेनिंग भी लेंगे और भविष्य में नेशनल और इंटरनेशनल स्तर पर खेलने के लायक भी बन पाएंगे। बहुत अच्छी सुविधा यहाँ पर है। अगर आप मेरे पीछे देखेंगे, बढ़िया बोट भी है, यहाँ पे सारा इक्विपमेंट भी है और एक बहुत लंबी रेंज जो लगभग 3 किलोमीटर की सीधी मिलती है, वो देश में बहुत कम स्थानों पर है, जो कोल डैम पर एनटीपीसी के यहाँ पर मौजूद है। और हमने इसका लाभ उठाया है देश के लिए, और हिमाचल के बच्चे यहाँ से ट्रेनिंग लेंगे अच्छे कोचेस के माध्यम से, भविष्य में नेशनल और इंटरनेशनल पर कम्पीट करेंगे। हमारा तो ये भी प्रयास होगा कि भविष्य में इसको एक सेंटर बनाए जहाँ पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंट्स हो सके। सर, अभी जो फर्स्ट बैच जैसे अभी शुरुआत की पिछली चाहते हैं कि लोकल टैलेंट आगे बढ़कर आए। लोकल खिलाड़ी जो है जिनको बाहर जाकर अवसर नहीं मिल पाता, यहाँ से अच्छा खेलेंगे। और पहाड़ी बच्चे हिमाचल के हों तो बहुत फिजिकली फिट भी होते हैं, स्ट्रेंथ और स्टेमिना भी ज़्यादा होता है और एक नेचुरल एथलीट के रूप में भी वो काम करते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है वाटर स्पोर्ट्स में उनका बहुत रुझान भी रहेगा और एक बड़े सेंटर के रूप में एनटीपीसी और साई का ये सेंटर वाटर स्पोर्ट्स में उभरेगा। जो भी होगा आप सबके सामने आएगा। फॉरेन वाले पेज में चलते हैं और पहली न्यूज़ हम देख लेते हैं द हिंदू की। द हिंदू की खबर आई है, ये बताती है यूके और स्कॉटलैंड के रिलेशनशिप को। तो स्कॉटिश गवर्नमेंट के एक लीडर हैं, उन्होंने कहा संडे के दिन शी विल पुश ऑन। उनका कहना है उनका जो कैंपेन अभी चल रहा है वो उसको और भी ज़्यादा बढ़ावा देना चाहती हैं ताकि स्कॉटलैंड को हम यूनाइटेड किंगडम से बाहर कर सकें। Even if she loses a Supreme Court case seeking authorization to call a new independence referendum। उनका कहना है यदि हम केस जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है वहाँ पर हार भी जाते हैं तो भी हम इसको आगे बढ़ाते रहें। मतलब यदि वो लॉस भी कर लेते हैं, अपने केस में लॉसेस भी हो जाता है सुप्रीम कोर्ट के केस में, जहाँ पर वो डिमांड कर रही हैं कि हमें ऑथराइजेशन मिल जाना चाहिए
कि हम नया इंडिपेंडेंस रेफरेंडम मतलब जनमत संग्रह करा सकें। तो पहली जो मिनिस्टर है निकोला स्टर्जियोन स्टर्जियोन वो चाहती हैं कि एक रेफरेंडम का आयोजित किया जाए अक्टूबर 2023 में, लेकिन जो कंजर्वेटिव है यूके गवर्नमेंट इन लंदन सेड नो, लेकिन यूके की जो लंदन गवर्नमेंट है वो मना कर रही है। ब्रिटेन के टॉप कोर्ट Britain's top court is due to hear argument starting on Tuesday on whether Scotland's semi-autonomous administration can organize an independence vote without the London government's consent। तो यहाँ पर एक सुनवाई चल रही है, इसमें ये कहा जाता है, देखिए जो स्कॉटलैंड है यहाँ का जो सेमी ऑटोनोमस एडमिनिस्ट्रेशन है इसके पास में क्या वो पावर है कि वो स्वतंत्र तरीके से वोटिंग करवा सकती है बिना लंदन गवर्नमेंट की कंसेंट के। तो ये केस अभी कोर्ट में चल रहा है। अब ये जो है स्टर्जियोन जो कि लीडर हैं किसकी, स्कॉटिश नेशनल पार्टी की, सेड इफ हर एडिनबर्ग बेस्ड गवर्नमेंट लॉसेस द कोर्ट केस सी विल मेक द नेक्स्ट यूके नेशनल इलेक्शन। उनका कहना है यदि हम यहाँ पर इस केस को हार भी जाते हैं तो अगला जो यूके नेशनल इलेक्शन है वो उसको हम तैयार करेंगे। ए डी फैक्टो प्लेबिसाइट ऑन एंडिंग स्कॉटलैंड्स 3 सेंचुरी ओल्ड यूनियन विथ इंग्लैंड। तो वो चाहती हैं कि इतने भी ज़्यादा हम किसी के ऊपर निर्भर ना रहें, लगभग 3 दशक हो चुके हैं इंग्लैंड के साथ में यूनियन के रूप में हम काम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने किसी भी प्रकार की डिटेल नहीं दी है अभी तक कि कैसे करके वो काम करने वाली है। एक वोट का आयोजन किया जाएगा विथआउट ए अप्रूवल ऑफ यूके गवर्नमेंट वुड नॉट बी लीगली बाइंडिंग, और वो भी लीगली बाइंडिंग नहीं होना चाहिए। स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के रिलेशन को बताया जा रहा है, देख लीजिए स्कॉटलैंड और इंग्लैंड दोनों ही राजनीतिक रूप से यूनाइटेड माने जाते हैं 1707 से ही। स्कॉटलैंड के पास खुद का पार्लियामेंट है और गवर्नमेंट है 1999 से ही, एंड मेक्स इट्स ओन पॉलिसीज ऑन पब्लिक हेल्थ। ये क्या है, अपने देश के लिए पॉलिसी खुद बना सकते हैं पब्लिक हेल्थ, एजुकेशन और अदर मैटर के ऊपर। स्कॉटिश वोटर रिजेक्टेड इंडिपेंडेंस बाय ए मार्जिन ऑफ 55 से लेकर के 45% इन 2014 रेफरेंडम। तो एक जनमत संग्रह कराया गया था, तो स्कॉटिश के जो वोटर थे उन्होंने इंडिपेंडेंस को रिजेक्ट कर दिया था। 55 से लेकर के 45% जो जनमत संग्रह हुआ था उसमें वोटिंग आई थी। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं मालाबार एक्सरसाइज से रिलेटेड। ठीक है, मालाबार एक्सरसाइज मल्टीलैटरल वार गेमिंग नवल एक्सरसाइज है। ठीक है, हमारी नेवी के द्वारा इस एक्सरसाइज को आयोजित किया जाता है। इसमें एक देश अकेला शामिल नहीं होता, 2-3 देश मिल करके पार्टिसिपेट करते हैं। इसको चालू किए थे हम 1992 से ही। इट बिगन एज ए बायलैटरल एक्सरसाइज बिटवीन नेवीज ऑफ इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स। इसकी शुरुआत अमेरिका और भारत के द्वारा की गई थी 1992 में बायलैटरल के रूप में। इसके जो है 2 और भी एडिशन कैरी आउट किए गए थे 1995 और 96 में, आफ्टर विच देयर वाज ए ब्रेक अंटिल 2002। इसके बाद फिर 2002 तक गैप रहा था। आफ्टरमथ ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर टेस्ट, क्योंकि उस दौरान इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था तो यूएस नाराज हो गया था। अब फिर हम बात करते हैं 2002 से। द एक्सरसाइज हैज़ बीन कंडक्टेड एवरी ईयर। 2002 के बाद से हर साल ही हम इसको कंडक्ट करा रहे हैं। इसकी शुरुआत हुई थी 1992 में और ये मल्टीलैटरल वार गेमिंग नेवल एक्सरसाइज है। ठीक है, और 2 देशों के बीच में इसका आयोजन किया जाता। शुरुआत हमने करे थे इंडिया और यूएस के साथ में मिलकर के 95 में हुई, 96 में हुई, लेकिन फिर 96 से लेकर के कब तक, 2002 तक गैप रहा। फिर 2002 से ही हर साल हम इसका आयोजित करते हैं। फिर जापान और ऑस्ट्रेलिया पहली बार पार्टिसिपेट किए थे इस एक्सरसाइज में 2007 में, और 2014 से इंडिया, यूएस, जापान ने पार्टिसिपेशन चालू कर दिया था इस एक्सरसाइज में हर साल। फिर 2020 में ऑस्ट्रेलिया भी इसको ज्वाइन कर लेता है मालाबार एक्सरसाइज को, और इंडिया रिक्वेस्ट इन ऑर्डर टू कॉन्टेन चाइना इन द पैसिफिक रीजन।
इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना अपनी बढ़त बनाते ही जा रहा है, कब्जा करते जा रहा है, वहाँ के संसाधनों में अपने एरिया को हड़पते जा रहा है। इस उसको कंटेन करने के लिए इंडिया ने रिक्वेस्ट किया था ऑस्ट्रेलिया से कि आप भी थोड़ा सा दबाव बनाइए चाइना के ऊपर में, आप भी हमारी एक्सरसाइज में शामिल होइए। तो 2020 में कौन ज्वाइन कर लिया था? ऑस्ट्रेलिया ज्वाइन कर लिया था। तो 2020 में ऑस्ट्रेलिया ज्वाइन किया, और जापान एंड ऑस्ट्रेलिया पहली बार पार्टिसिपेट करे थे 2007 में। और 2014 से यदि हम देखेंगे, इंडिया, यूएस और जापान कंटिन्यू इसमें पार्टिसिपेट करते रह रहे हैं। तो पहली बार क्या हुआ था? पिछले 10 साल में मालाबार 2020 saw the participation of all 4 क्वाड मेंबर। 2000 पहली बार 10 साल में ऐसा हम देखे थे कि क्वाड के जितने भी मेंबर थे वो इस एक्सरसाइज में शामिल हो गए थे। इसका उद्देश्य क्या है? सपोर्ट करना है फ्री एंड ओपन इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक रीजन एंड रिमेन कमिटेड टू ए रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर। नियम बेस ऑर्डर होना चाहिए, नियम सबका पालन करना चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई देश है जो कि नियमों से अपने आप को पीछे खींच ले। न्यूज़ की तरफ चलते हैं और न्यूज़ देख लेते हैं। इंडिया की नेवी ज्वाइन करेगी मालाबार एक्सरसाइज और इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू इन जापान। नवंबर के महीने में इनका आयोजन किया जाना है। जापान इसकी होस्टिंग करेगा 2022 के एडिशन की मालाबार एक्सरसाइज, कंसिस्टिंग ऑफ इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूएस। मतलब कि यहाँ जो क्वाड के जितने भी मेंबर है वो सब शामिल हो गए, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएस। 1992 में इसकी शुरुआत हुई थी। 2 देश मिले थे, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। तो हमारी जो इंडियन नेवी है ये पार्टिसिपेट करेगी किसमें? इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में, शॉर्टकट में कहें तो IFR, being hosted in the first week of November to commemorate the 17th anniversary of Japanese Maritime Self-Defense Force। नवंबर के महीने में ही 70वीं एनिवर्सरी मनाई जा रही है जापान की मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स की। उसी के उपलक्ष्य में इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू का आयोजन किया जा रहा है, उसमें भी इंडिया शामिल होगा। तो ये क्या है? एक लेटेस्ट माना जाता है इन ए सीरीज ऑफ बायलैटरल एंड मल्टीलेटरल एक्सरसाइज। कंटिन्यू हम देख रहे हैं कि बायलैटरल एक्सरसाइज हो रही हैं, मल्टीलेटरल एक्सरसाइज हम कंटिन्यू आयोजित करते रहे हैं। इंडियन आर्म फोर्स हैव टेकन पार्ट रिसेंटली। अक्टूबर के एंड में इंडिया और यूएस बायलैटरल आर्मी एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास इज शेड्यूल्ड टू टेक प्लेस इन द हाई एल्टीट्यूड एरियाज ऑफ उत्तराखंड। बताया जा रहा है अक्टूबर के लास्ट में युद्ध अभ्यास किसके बीच में? इंडिया और यूएस के बीच में बायलैटरल तौर पर आर्मी की एक्सरसाइज होने वाली है, और 100 किलोमीटर का एरिया रहेगा, एरियल डिस्टेंस। और ये जो डिस्टेंस है LAC से 100 किलोमीटर एरिया रहेगा, ऊंचाई वाला उत्तराखंड का। हाल ही में इंडिया की बात करी जाती है। इंडिया करंट में होस्ट कर रहा है मल्टीलेटरल एंटी टेरर एक्सरसाइज, जिसका नाम है मानेसर एंटी टेरर 2022 अंडर द एम्बिट ऑफ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये किसके पर छत्र छाया में हो रहा है? तो ये SCO के अंतर्गत चल रहा है, रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर। इसका शेड्यूल रखा गया है 8 अक्टूबर से 13 अक्टूबर को। उसी सेम टाइम में ऑस्ट्रेलिया की फ्लैगशिप रीजनल इंगेजमेंट एक्टिविटीज़ इंडो पैसिफिक इंडेवियर इज़ करेंटली अंडरवे, और इंडो पैसिफिक इंडेवियर अभी अंडरवे में चल रही है इसी टाइम में, ऐसा यहाँ पर बताया जाता है। अगली न्यूज़ हम देखने वाले हैं एक्सप्लेनर वाले पेज से, टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट से। तो यहाँ पर एयर पोल्यूशन को एक्सप्लेन किया जाता है। एयर पोल्यूशन में भी पार्टिकुलरली यहाँ बात करी जा रही है ग्रैब के रूल्स को। ठीक है, ग्रैब क्या है इसके बारे में आप समझ लीजिए। यदि ग्रैब्स के रूल यहाँ पर लागू हो जाते हैं दिल्ली वाले एरिया में, तो काफ़ी सारे ऐसे रिस्ट्रिक्शन है जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि सोर्स के रूप में डीजल जनरेटर सेट के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ये नियम AQI लेवल 201 पर पहुंचने के बाद प्रभावी हो जाता। मतलब 200 तक आप चला सकते हैं, 201 हुआ तो आप फिर नहीं चला पाएंगे।
स्टेज 2 तब प्रभावी होगा जब ये बहुत ख़राब मतलब 301 और 400 के बीच में हो जाए। स्टेज 3 401 और 450 के बीच में हो जाए और स्टेज 4 450 से ज़्यादा हो जाए तब। अब यदि हम बात कर लें ग्रेप नियमों के अंतर्गत फेज 1 या फिर प्रदूषण की निम्न श्रेणी में जो उपाय बताए गए हैं उनमें सड़कों पर मशीनों के जरिए साफ सफाई और पानी का छिड़काव करने वाली एजेंसियां शामिल की गई। वहीं राज्य सरकार के वेब पोर्टल पर रजिस्टर्ड नहीं होने वाली 500 वर्ग मीटर वाली बड़ी साइट्स पर निर्माण और तोड़फोड़ के काम पर रोक लगाना शामिल है। ठीक है। और वहीं डीजल जनरेटर सेट को बिजली के लिए नियमित स्रोत के रूप में आप यूज़ नहीं करेंगे, केवल बैकअप के रूप में आप चला सकते हैं। फिर धूल और सीएनडी वेस्ट के लिए भी कुछ गाइडलाइन चालू की गई हैं, जैसे कि 500 वर्ग मीटर की प्लॉट या फिर इससे इस प्लॉट पर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी पर, ठीक है, कचरे उठाना, निस्तारण बाहर या फिर खुले में कर देना, जैसे कि कचरा को आप बाहर फेंक दे रहे हैं, खुले में कचरा नहीं जलाना है। और सड़कों पर मैकेनिकल स्वीपिंग और पानी का छिड़काव होगा, ऐसा यहाँ पर बताया जाता है। और हो सकता है कि जो कंस्ट्रक्शन साइट है यहाँ पर एंटी स्मोक गन का भी प्रयोग किया जाए। इसके इतिहास को यदि हम देखें तो जो एक्सेल प्लान था जिसका फार्मूलेशन किया गया था 2016 में और नोटिफाई कर दिया गया था 2017 में, किसके लिए? दिल्ली और नेशनल कैपिटल रीजन में। इस प्लान के फार्मूलेशन का काम कब हुआ था? कई सारी मीटिंग्स का आयोजन किया गया था, किसके द्वारा? इन्वायरमेंट पॉल्यूशन अथॉरिटी मतलब प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, एपका के द्वारा। इसमें स्टेट गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव भी शामिल थे और एक्सपर्ट भी शामिल थे, तब जाकर के इसका फार्मूलेशन हुआ था। These are institutionalized measures to be taken when the air quality deteriorates। कुल मतलब मिलाकर के ऐसा मतलब है, दिल्ली में यदि जैसे जैसे हवा की गुणवत्ता खराब होते जा रही है तो आपको कौन कौन से उपाय करने पड़ेंगे, उन सब का नियम कानून के रूप में फार्मूलेशन है ग्रैप। हैंस वर्क्स ओनली एज एन इमरजेंसी मेजर्स। ग्रैप में इंक्लूड है कुछ ऐसे उपाय विच विल बी टेकन बाय डिफरेंट गवर्नमेंट एजेंसीज टू प्रिवेंट वर्सनिंग ऑफ एयर पॉल्यूशन। इसमें प्रिवेंट किया जाएगा PM10 PM2.5 लेवल को, ठीक है, ताकि हमारा जो AQI है, AQI बढ़िया लेवल पर बना रहे, लेवल को क्रॉस ना कर जाए। जैसे कि यदि दिल्ली वाले रीजन में जो ये वाला जो इंडेक्स है वो सीवियर प्लस स्टेज में पहुंच जाता है, तो ग्रैब के नियम क्या कह रहे हैं? आपको स्कूल बंद करना है, इम्प्लीमेंट करना है ऑड इवन रोड स्पेस रेसनिंग स्कीम। ठीक है, ऑड इवन रोड स्पेस स्कीम चालू करना पड़ेगा सरकार को। प्लान की को रिक्वायर की जाती है कुछ एक्शंस और कोऑर्डिनेशन एमंग 13 डिफरेंट एजेंसीज इन दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान। NCR मतलब उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान। जैसे कि मॉडरेट से पुअर लेवल में आप कौन कौन से काम करोगे? PM2.5 का लेवल 61 से 120 रहेगा, PM10 का रहेगा 101 से 350, वेरी पुअर, सीवियर, सीवियर प्लस। जैसे कि मॉडरेट से पुअर रहा तो आपको क्या करना है? आपको इन्फोर्स करना है पॉल्यूशन कंट्रोल इन थर्मल पावर प्लांट्स। थर्मल पावर प्लांट्स में जो पॉल्यूशन हो रहा है उसको आप रोकेंगे। मैकेनाइज स्वीपिंग ऑन रोड्स, रोड्स की स्वीपिंग की जाएगी मैकेनिज्म के माध्यम से। इसके अलावा फायर क्रैकर के ऊपर बैन लगाया जाएगा और गार्बेज की जो बर्निंग हो रही है उसको आपको रोकना है। सेकेंड नंबर पर यदि पहुंच गया है वेरी पुअर वाली कंडीशन, मतलब PM2.5 121 से 250 पहुंच गया और PM10 350 से 430 पहुंच गया है, इस कंडीशन में जो डीजल से चलने वाले जनरेटर हैं उनको रोकना है। इंक्रीज बस एंड मेट्रो सर्विस एंड इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ मेट्रो सर्विस। कुल मिलाकर के सरकारी साधनों का यूज़ करना है आने जाने के लिए। तीसरे नंबर का जो उपाय करना है आपको, स्टॉप यूज़ ऑफ कोल फायरवुड इन होटल्स एंड ओपन ईटरीज।
होटल वगैरह में यदि कहीं पर कोयला फायरवुड से खाना पकाया जा रहा है तो उसको भी रोक देना। सीवियर की कंडीशन, सीवियर मतलब PM2.5 कितना पहुंच जाए 250 और PM10 पहुंच जाए 430 से अधिक। तो कौन कौन से उपाय करना है? रोड में जो स्वीपिंग का काम हो रहा था साफ सफाई का, उसको और भी ज़्यादा आप तेज़ कर दीजिए और रोड में आपको पानी की भी छिड़काव करते रहना। इसके अलावा ईंटों के जो भट्टे हैं उनको रोकना है, हॉट मिक्स प्लांट्स को रोकना है, स्टोन क्रशर का भी काम बंद करवा देना। शट डाउन बदरपुर पावर प्लांट, बदरपुर पावर प्लांट भी बंद करना पड़ेगा इस कंडीशन में। इसके अलावा इंट्रोड्यूस करना है कंसेशनल रेट टू इनकरेज ऑफ पीक ट्रेवल इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट। देखिए, सरकारी साधनों का यूज़ लोग कब करेंगे? जब आप उनको किराए में थोड़ी सी रियायत दे देती है, तो सरकार ऐसा भी कर सकती है। सीवियर प्लस की कैटेगरी मतलब कि जो PM2.5 है वो 300 के पार कर गया है और PM10 500 में पहुंच गया है, तब आपको क्या करना है? स्टॉप एंट्री ऑफ डीजल ट्रक, दिल्ली में डीजल से चलने वाले ट्रकों को घुसने ही नहीं देना है। जो इसेंशियल कमोडिटीज़ है, ऑक्सीजन लेकर के आ रहा है, बहुत ज़रूरी सेवाएं लेकर के आ रहा है, तो उसके लिए एंट्री रहेगी। स्टॉप कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी हमको रोकना है। इंट्रोड्यूस करना है ऑड इवन स्कीम, शट डाउन ऑफ स्कूल्स, ये मेज़र अपनाना है। एडिटोरियल वाले पेज पर जाएं तो यहाँ पर दो एडिटोरियल के बारे में डिस्कशन किया गया है। पहला जो एडिटोरियल है वो चिप के महत्व को यहाँ पर रेखांकित किया जाता है कि जो सेमीकंडक्टर वाले चिप हैं, सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग है, वो हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है। जैसे कि यहाँ पर बताया जाता है कि यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा था, तो काफ़ी सपोर्ट यहाँ पर वेस्टर्न कंट्रीज़ के द्वारा मिला है यूक्रेन को, और पार्टिकुलर उसको ऐसी सहायता मिली है कि वो जो जिस मिसाइल का यूज़ कर रहा था उनमें सेमीकंडक्टर का यूज़ किया जाता था, चिप वाली यूज़ किया जाता था। लेकिन ये चीज़ें रसिया के पास अभी अवेलेबल नहीं हैं, तो उसको काफ़ी कुछ इसका नुकसान झेलना पड़ सकता है। कुछ कुछ ही ऐसे देश हैं जो कि सेमीकंडक्टर के मामले में अग्रणी हैं, निर्माण के लिए अग्रणी हैं। इसी के चलते चलते संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी इसके महत्व को समझ लिया है कि हमें किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है। तो ऐसे देशों के ऊपर यदि हम निर्भर रहते हैं, संबंध खराब होते हैं, तो उसका खामियाजा हमको भुगतना पड़ जाएगा। वहीं इंडिया के बारे में भी बताया जाता है कि इंडिया किस प्रकार से सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंसेंटिव प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है कि प्रोडक्शन आप बढ़ाओ, हम आपको इंसेंटिव प्रोवाइड करेंगे, और हम चाहते हैं कि हमारे देश में ही सेमीकंडक्टर का निर्माण होना चाहिए। इसके बाद वाला जो एडिटोरियल रहा था वो विश्व के सिनेरियो को बता रहा है कि पूरा जो विश्व है, विश्व में किस प्रकार के बदलाव हमको दिखाई दे रहे हैं, इसको बताया जाता है। तो जो लीग ऑफ नेशंस है जिसको सेटअप किया गया था 1920 में, ये पहला इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन था जिसका उद्देश्य था कि हम इंटरनेशनल कोऑपरेशन को बढ़ावा देंगे एंड इट्स यूटिलिटी विथ इन वर्ल्ड वार सेकेंड। और जो वर्ल्ड वार सेकेंड के चलते चलते विश्व में जो परिवर्तन आए थे, उन सब को देखते हुए इसका निर्माण किया गया था। तो यूनाइटेड नेशंस क्लेम करता है कि हम एक ऐसा प्लेस है जहां पर विश्व के सभी नेशन डिस्कस कर सकते हैं उनकी कॉमन प्रॉब्लम को और फाइंड करते हैं शेयर्ड सॉल्यूशन। आप भी बताओ इसका क्या सॉल्यूशन निकल सकता है ताकि ह्यूमैनिटी को बेनिफिट हो सके। यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस ने कौन सी बात कही थी? यहाँ पर बताया जाता है कि आज के टाइम में ऐसा हो गया है, विश्व जो है बहुत बड़े ट्रबल में फंस गया है, और जो ग्लोबल है डिसफंक्शन हमको दिखाई दे रहा है। इवन द G20 इज इन द ट्रैप ऑफ जियोपॉलिटिकल डिवाइड्स, यहाँ तक कि जो बढ़िया बढ़िया संगठन बनाए गए हैं वो भी जियोपॉलिटिक रूप से डिवाइड हो गए हैं। हम इनका फेवर करेंगे, हम उसका फेवर करेंगे, हम इसका साथ नहीं देंगे। इस प्रकार से जियोपॉलिटिकल डिवाइड हमको दिखाई दे रहा है। इन ए स्प्लिंटरिंग वर्ल्ड वी नीड टू क्रिएट मैकेनिज्म ऑफ डायलॉग टू हील डिवाइड।
इस प्रकार से विश्व में जो डिवाइड हम देख रहे हैं, एक धड़ा चाइना की तरफ जा रहा है, दूसरा अमेरिका की तरफ जा रहा है। इस डिवाइड को हमें, इस गैप को भरने की ज़रूरत है। इसके लिए हमें एक दूसरे से बात करने की ज़रूरत है। ओनली बाई एक्टिंग एज वन वी कैन नर्चर फ्रेगाइल सूट्स ऑफ होप। जब तक हम एक बनकर के काम नहीं करेंगे, तब तक हम आगे की लड़ाई नहीं लड़ सकते। अब बताया जा रहा है इंडिया को प्रेसिडेंसी मिल रही है। इंडिया होस्ट करेगा यूएनएससी को 2022 में, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन 2023 में। इसका मतलब ये हो गया, इंडिया को एक बहुत अच्छा मौका मिला है। जहां एक देश दूसरे देश से बात नहीं करना चाह रहा है लड़ाई झगड़े के चलते चलते, वहीं इंडिया को ये मौका मिल गया है कि वो सब के साथ में बातचीत कर सकता है, इंटरेक्ट कर सकता है ईच ऑफ देम के साथ, और प्रेजेंट कर सकता है एक ऐतिहासिक अपॉर्चुनिटीज़ को। अगली न्यूज़ हम देखने वाले हैं बसवा जयंती से संबंधित। ठीक है, भारतीय प्रधानमंत्री ने 26 अप्रैल को 2020 की ये न्यूज़ है कि बसव जयंती के अवसर पर एक वीडियो संदेश में भगवान बसवेश्वरा को श्रद्धांजलि दी थी। तो इनके बारे में कुछ बेसिक फैक्ट हमको देखना है, क्योंकि आज भी ये न्यूज़ में रहे हैं। बसव जयंती 12वीं शताब्दी के दार्शनिक और सामाजिक सुधारक विश्व गुरु बसवेश्वरा के जन्म के उपलक्ष्य में मनाने वाला एक सालाना कार्यक्रम। ये कार्यक्रम स्पेशली देखें तो कर्नाटक और महाराष्ट्र में मनाया जाता है। भगवान बसवेश्वर 12वीं सदी के कवि और दार्शनिक थे और लिंगायत समुदाय के संस्थापक रहे थे। वैश्विक बसविक जयंती को मतलब कुछ कुछ कार्यक्रम किए जाते हैं ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सकें। बसवन्ना के बारे में देखिए, बसवन्ना के विचार उपन्यास रूप में लिपिबद्ध किए गए, जिन्हें वचन मतलब कविता कहा जाता। 2017 में इनके पवित्र वचनों की डिजिटलीकरण का काम शुरू हो गया था। शरण मूवमेंट, शरण आंदोलन में इनका मुख्य योगदान रहा था, जिसमें वे अपनी क्रांतिकारी और सुधारवादी विचारधारा को एकदम सरल कन्नड़ भाषा में व्यक्त किए थे। इस प्रकार से बसवेश्वरा के नेतृत्व में वचन आधारित आंदोलन का मुख्य उद्देश्य सभी का कल्याण करना था। इनकी दो नई अवधारणा थी, जिनको स्थावरा और जंगम कहते हैं, जिसका मतलब होता है स्थिर और गतिशील। ये दोनों ही अवधारणाएं उनकी क्रांतिकारी विचारधारा का मुख्य आधार रहे थे। सामाजिक, राजनीतिक और प्रशासनिक सुधार की बात करें तो बताया जा रहा है कि इन्होंने हर प्रकार का सुधार किया था, तीनों कैटेगरी में सुधार किया था।